तो भैया इतने दिनों से हम लोग जिस बम्पर शिक्षक भर्ती का इंतजार कर रहे थे उसका नोटिफिकेशन कल रात में आ चुका है। जी हाँ, बिहार में फेज 2 की जो भर्ती है उसका नोटिफिकेशन आ चुका है, जिसमें लगभग टोटल 70,622 पदों पर आपकी भर्ती होने वाली है। सभी बीएड और बीटीसी अभ्यर्थियों के लिए बहुत ही सुनहरा मौका है। जो फर्स्ट फेज में नौकरी नहीं ले पाए थे, 2-4 नंबर से कम रह गए थे, उनके लिए अब ऐसा मौका दोबारा मिलने वाला नहीं है। दिन रात एक कर दो और अपनी पढ़ाई को लगातार स्टार्ट करो और इस लेवल से स्टार्ट करो कि 70,000 में से कोई ना कोई एक पद आपको मिल जाए। कल से ही आप लोग व्हाट्सएप पे लगातार मैसेज कर रहे हैं और बहुत सारे प्रश्न पूछ रहे हैं। सभी प्रश्नों का आंसर हम लोग इस वीडियो में देने की कोशिश करते हैं। तो चलिए बारी बारी से सभी टॉपिक पर चर्चा करेंगे और एक एक करके सभी प्रश्नों का आंसर देने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पर देखिए, आपका यहाँ पर कंफ्यूज मत होइएगा नोटिफिकेशन में। असल में बिहार में 2 विभाग काम करते हैं। एक तो राज्य सरकार वाला विभाग काम करता है और दूसरा होता है अब पिछड़ा और अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग। तो ये 2 विभाग काम करते हैं, तो दोनों को मिलाकर यहाँ पर भर्ती बताई गई है। तो जो राज्य सरकार के अंतर्गत है वो 69,706 पद हैं और जो आपका पिछड़ा और अति पिछड़ा वर्ग है उसके अंतर्गत 906 पदों पर आपकी भर्ती आई है। अगर इन दोनों को मिला लेंगे तो आपका जो टोटल पद होंगे 70,622 पदों पर आपका यह विज्ञापन आया है। ठीक है, और ये दोनों चीजें अलग अलग लिखी हैं। पूरे नोटिफिकेशन में ये दोनों विभाग की टर्म्स एंड कंडीशन अलग अलग लिखी है, इसलिए दोनों को हमें अलग अलग पढ़ना होगा। सब बराबर ही है, सेम ही है, लेकिन लिखा है अलग अलग। ठीक है, अब बात करते हैं जो सबसे बहुप्रतीक्षित भर्ती थी, जिसको हम लोग जूनियर कहते हैं या यहाँ पर हम लोग बिहार में मध्य विद्यालय कहते हैं। तो बिहार में मध्य विद्यालय कहते हैं और आपने उत्तर प्रदेश में जूनियर कहते हैं। तो इसमें टोटल जो हमारे पद हैं राज्य सरकार वाले वो 31,982 पद हैं। ठीक है, और अभी आप जब पिछड़ा और अति पिछड़ा वर्ग वाला पढ़ेंगे तो उसमें 234 पद हैं। तो ये आपके अलग अलग हैं। ठीक है, तो अभी हम चर्चा करते हैं 31,982 पदों के लिए। तो ये जो पद हैं इसमें सबसे ज़्यादा मौज किसकी आने वाली, देखिए एक बार फिर बता दें, आपको बार बार बताया है, आपको आपने क्या क्या किया होगा, बीएससी किया होगा, चाहे बायो से चाहे गणित से, उससे मतलब नहीं है। ठीक है, तो बीएससी किया होगा तो आप इसके टीचर बनेंगे, गणित और विज्ञान के टीचर बनेंगे। अगर आप लोगों ने इतिहास, भूगोल, नागरिक शास्त्र, अर्थशास्त्र, दर्शन शास्त्र, ये जो सारे विषय होते हैं इससे पढ़ाई किया होगा तो किसके टीचर बनेंगे, तो आप सामाजिक विज्ञान के टीचर बनेंगे। यहाँ पर स्नातक वाली बात हो रही है, स्नातक में आपके कौन कौन से सब्जेक्ट हैं, एक बार दोबारा ये चीज़ें बता चुके हैं, लेकिन एक बार दोबारा से देते हैं। और अगर आप लोगों ने स्नातक यानी बीए जो किया होगा वो हिंदी से, अंग्रेजी से, संस्कृत से किया होगा या उर्दू से किया होगा तो आप भाषा के टीचर बनेंगे। तो भाषा में कितनी भाषाएँ हैं, 4 भाषाएँ, चारों में से कोई एक टीचर बनना है। अगर आपने बीए के लास्ट ईयर में हिंदी लिया है तो हिंदी के टीचर बनेंगे, संस्कृत लिया है तो संस्कृत के टीचर बनेंगे। तो इस प्रकार से आप भाषा, चारों भाषाओं में से कोई एक भाषा चुन सकते हैं। अथवा आपने बीए इन सारे एसएसटी वाले सब्जेक्ट से किया होगा तो सामाजिक विज्ञान के टीचर बनेंगे। और अगर आपने बीएससी किया होगा, चाहे आप बायो से हो चाहे गणित से हो, इससे मतलब नहीं है, तो आप किसके, गणित और विज्ञान के टीचर बनेंगे। अभी सिलेबस पर भी चर्चा करेंगे, ज़्यादा मत भागिए। यहाँ पर सबसे ज़्यादा जो पद हैं वो गणित और विज्ञान के ही पद हैं। ठीक है, तो आपके विद्यालय में क्या होता है, गणित विज्ञान के 2 अध्यापकों का चयन किया जाता है, इसलिए इसके ज़्यादा पद हैं। और सामाजिक विज्ञान के 1,625 पद हैं। तो ये अनारक्षित की बात हो रही है। अगर हम टोटल की बात करें और ये पुरुषों की बात हो रही है, ये जो लिखा है ये पुरुष का लिखा है भैया। ठीक है, ये पुरुष का लिखा है, महिला का 50% अलग है। ठीक है, तो ये पुरुषों की बात हो रही है। टोटल अगर हम गणित और विज्ञान की बात करें तो 5,850 पद हैं और सामाजिक विज्ञान के 4,180 पद हैं। तो इसी प्रकार आप यहाँ पर पदों का देख सकते हैं। इस पदों का हम लोग वीडियो बाद में बनाएंगे, नहीं तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। अब महिलाओं की बात करें, अगर आप महिला अभ्यर्थी हैं तो आपके पास विज्ञान में कितने पद हैं भैया, गणित और विज्ञान में 5,608 पद हैं और एसएसटी में आपके पास 4,036 पद हैं। तो सबसे ज़्यादा जो मौका मिलने वाला है वो बीएससी के जो अभ्यर्थी हैं उन्हें ही मिलने वाला है, क्योंकि इनमें पदों की संख्या ज़्यादा है, चाहे महिला हो चाहे पुरुष हों। तो ये महिलाओं वाला आरक्षण है, जो 50% आरक्षण दिया जाता है महिलाओं का, तो ये यहाँ पर कोटा लिखा गया है। और ये जो 36 आरक्षण होते हैं, जो दृष्टिबाधिर होते हैं, मूक बधिर होते हैं, दिव्यांग होते हैं, तो उन सबका जो मनोविकार से संबंधित होते हैं
उन सब का आरक्षण यहाँ पर क्षैतिज आरक्षण लिखा गया है। तो आप लोग इसके लिए अलग से वीडियो बना देंगे डिटेल में, क्योंकि यहाँ पर इसकी चर्चा नहीं करेंगे। बस इतना जानते रहिए कि आपका जूनियर में 31,982 पदों पर आपका विज्ञापन आया है। ज़बरदस्त मौका है। यहाँ पर सारे बीएड भी फॉर्म भर सकते हैं और जो हमारे बीटीसी वाले भाई बंधु हैं वो भी फॉर्म भर सकते हैं। तो बीएड वालों ये मौका चूकने नहीं पाना। हाँ, अगर आप अदर स्टेट के हैं, उत्तर प्रदेश के हैं, तो उत्तर प्रदेश की महिला हैं तो आपके लिए कितनी सीटें हैं आपके विज्ञान में सॉरी 2,315 सीटें हैं। तो आप उत्तर प्रदेश की महिला इस अनारक्षित में आएगी, तो अनारक्षित में उसके पास इतनी सीटें हैं। और अगर आप उत्तर प्रदेश के पुरुष हैं और अनारक्षित में हैं तो अनारक्षित में आपके पास इतनी सीटें हैं। ठीक है, टोटल नीचे अगर हम करें तो 2,667 आपके पास सीटें हैं। इस पर आपको मौका मिलेगा। तो ठीक है, बातें हो गई। सबसे अच्छा मौका गणित विज्ञान में है, सामाजिक विज्ञान में है, और भाषा वाले में भी कम सीटें हैं। लेकिन क्योंकि हिंदी होगा तो एक ही किसी एक विद्यालय में एक ही हिंदी का अध्यापक होगा, एक संस्कृत का होगा, एक जो है अंग्रेजी का होगा, इसलिए इसकी सीटें कम हैं। और सामाजिक विज्ञान और जो गणित विज्ञान है इसकी सीटें ज़्यादा हैं। ठीक है, क्योंकि इसमें 2-2 अध्यापक रखे जाते हैं। आगे बढ़ें, चलो। हाँ, एक चीज़ और यहाँ पर समझ लो, मूल वेतन आपका 28,000 है। मूल वेतन कितना भैया? 28,000 है। तो जो मूल वेतन होता है उसमें उसका 46%, तो 28,000 का 46% निकालना। अभी जो है जो हमारा महंगाई भत्ता चल रहा है वो 46% चल रहा है। जैसे उत्तर प्रदेश में हम सहायक अध्यापक के पद पर काम करते हैं तो जो अभी अपना चल रहा है वो 46% चल रहा है। तो 28,000 का 46% निकालना, और उसमें HRA लगभग 1,300 रुपया मिलता है, जो घर वर का रुपया मिलता है, कमरे का किराया मिलता है, वो लगभग 1,320 रुपये है, 1,300 मान लो। तो इतना आप अगर जोड़ोगे तो लगभग आपका 42, 43 या 44,000 आपका वेतन रहेगा। तो प्रारंभिक वेतन कितना रहेगा जूनियर में? अगर आप भर्ती होगे 28,000 तो मिलेगा ही। 28,000 का फिर 46% निकालोगे तो मोटा मोटा लगभग 1,300 रुपया आएगा। ठीक है, उतना जोड़ दो, फिर 1,300 रुपया और जोड़ दो जो आपको किराए पे मिलता है। तो लगभग इतना वेतन मिलता है। ठीक है, हो सकता है बिहार सरकार 1-2 सुविधाएं और दें तो आपका 1-2 हज़ार रुपया बढ़ जाए, लेकिन उत्तर प्रदेश में तो 3 ही चीज़ें मिलती हैं। ठीक है, मूल वेतन मिलता है, HRA मिलता है और ये DA मिलता है। और बिहार का भी हमें पता नहीं है, हो सकता है 1-2 चीज़ें और मिलती हों, लेकिन आपका जो मोटा मोटा मान चलिए कि आपका जो वेतन रहेगा लगभग आपका वेतन 45,000 रुपये रहेगा। मोटा मोटा मान के चलते हैं। ठीक है, आगे बढ़ें। अब आते हैं, ये होती है ये जो दूसरी वाली भर्ती है ये माध्यमिक वाली है, इस पर चर्चा करते हैं। इस भर्ती पर चर्चा करते हैं। तो ये वाला है कक्षा 9 से 10 वाला। तो कक्षा 9 10 पे ज़्यादा चर्चा नहीं करेंगे क्योंकि यहाँ पर सारे सब्जेक्ट लिखे गए हैं। और कक्षा 9-10 में आपका 18,877 पदों पर विज्ञापन आने वाला है। ठीक है, विज्ञापन आ ही गया है, आने वाला नहीं है। इसमें देख लीजिए, यही काम यहाँ पर कर लीजिएगा। अगर आपको वेतन निकालना है तो यहाँ इनका मूल वेतन 31,000 है, इसमें 46% जोड़ दीजिएगा। 31,000 का 46% और 1,300-1,400 जो हमारा HRA मिलता है। हो सकता है ये क्योंकि माध्यमिक में है तो इनका HRA हो सकता है 1,700-1,800 हो। तो कुल मिला के इनका वेतन जो रहेगा 46,000, 47,000 या 48,000 के लगभग में वेतन जाएगा। तो ये वेतन निकालना बहुत आसान होता है, कोई मुश्किल नहीं होता है। ठीक है, आगे बढ़ें। चलो आगे बढ़ते हैं। इस पर 9-10 हो गया। अब 10-11 पे आते हैं। 10-11 जो हमारा इंटर कॉलेज कहलाता है और बिहार में से उच्च माध्यमिक कहते हैं। इसमें टोटल पदों की संख्या 18,577 है और ये सारे विषय लिखे हुए हैं। आप सारे विषय देख लीजिएगा किस विषय की कितनी सीटें हैं। यहाँ पर सबसे ज़्यादा यहाँ पर जो हमें दिख रहा है उसके हिसाब से यहाँ पर जो सीटें हैं वो 766 सीटें हैं भौतिक विज्ञान की। तो अच्छा मौका है, आप लोग बिहार के हैं तो ज़बरदस्त इसमें आप जा सकते हैं। अब आते हैं अहर्ता पर। देखो साफ साफ लिखा है भारत का नागरिक हो, तो भारत का नागरिक हो तो कोई भी फॉर्म भर सकता है। ठीक है, और आपके पास क्या होना चाहिए? CTET की डिग्री होनी चाहिए। मध्य विद्यालय मतलब होता है कक्षा 6 से 8। तो कक्षा 6 से 8 में CTET का जो दूसरा वाला पेपर होता है, सेकंड पेपर होता है, उसकी डिग्री होनी चाहिए, अथवा जो बिहार में TET होता है उसकी डिग्री होनी चाहिए। ठीक है, तो CTET क्वालिफाइंग यहाँ नहीं मांगा है, क्वालिफाइंग से कोई मतलब नहीं आएगा। अगर आपका रिजल्ट आ गया है तो आप जो है फॉर्म भर सकते हो। ठीक है, आगे बढ़ें। आगे बढ़ते हैं। जो माध्यमिक में देखो, माध्यमिक में आपका CTET पेपर फर्स्ट, देखो ये गलत लिखा है, CTET पेपर सेकंड होना चाहिए और यहाँ पर CTET का पेपर सेकंड होना चाहिए। तो तीनों जो आपका कक्षा 6 से लेकर 12 तक भर्ती आई है उसमें आपका CTET का पेपर सेकंड होना चाहिए। अभी हम लोग इसकी बात में करते हैं कि अब इसमें हमें कितने नंबर चाहिए। देखो भैया ध्यान से समझो, ये लिखा है ध्यान से, इसको पढ़ लो ध्यान से।
जो लोग बार बार पूछते हैं कि सीटेट में कितने नंबर होना चाहिए, तो देखो ध्यान से, सीटेट अथवा बीटीईटी 2007 के जो लागू प्रावधान है उसमें सामान्य कोटि के जो अभ्यर्थी होंगे उन्हें 60%, तो सीटेट 150 का होता है, 60% मतलब होता है 90 नंबर। ठीक है, तो आपको सीटेट में 90 नंबर लाना चाहिए पड़ेगा अगर आप अनारक्षित में आते हैं, सामान्य कोटि में आते हैं। तो जो अदर स्टेट के होते हैं, यानी उत्तर प्रदेश का जाएगा, हरियाणा का जाएगा, मध्य प्रदेश का बच्चा जाएगा, दिल्ली का बच्चा जाएगा, तो इसे भी 90 नंबर लाना पड़ेगा अगर आप मेल हैं, पुरुष हैं तो। ठीक है, समझ रहे हैं ना, अगर आप पुरुष हैं तो आपको 90 नंबर लाना ही पड़ेगा सामान्य कोटि के अभ्यर्थियों के लिए। आगे बढ़ते हैं, आगे देखो, इसमें साफ साफ लिखा है, यदि आप पिछड़ा वर्ग से संबंधित हैं और अत्यंत पिछड़ा वर्ग से संबंधित हैं और सामान्य कोटि की महिला हैं तो आपको 55% नंबर चाहिए। यानी कि अगर पुरुष में आप पिछड़ा वर्ग से आते हैं और अति पिछड़ा वर्ग से आते हैं तो आपको 55% यानी कि 82 नंबर में आपका काम चल जाएगा। और महिला में अगर आप सामान्य कोटि के हैं तो भी आपको 82 नंबर में आपका काम चल जाएगा। यानी महिला अनारक्षित है, उसका जो है सामान्य कोटि की अनारक्षित महिला है तो उसका 55% यानी कि 82 नंबर में काम चल जाएगा। ठीक है, और जब 82 नंबर में काम चल जाएगा सामान्य कोटि का, तो पिछड़ा अति पिछड़ा इसी में महिला भी आ गई, तो जो पिछड़ी महिला है, अत्यंत पिछड़ी महिला है, उसका भी 82 नंबर में काम चल जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ें। अब लेकिन यदि आप अनुसूचित जाति के हैं, यहाँ पर देखिए साफ साफ लिखा है अनुसूचित जाति के हैं, अनुसूचित जनजाति के हैं, और अगर आपका कोई विकलांग कोटा है तो ऐसी कंडीशन में आपको 50% यानी कि 75 नंबर में आपका काम बन जाएगा। तो अनुसूचित जाति के चाहे महिला पुरुष हों आपका 75%, अनुसूचित जाति के आपका जो महिला पुरुष तो बता ही दिया 75% में चलेगा, और निःशक्त कोटि के 50% है, यानी कि आप विकलांग कैटेगरी के हैं तो भी आपका 50% यानी कि 75 नंबर में आपका काम बन जाएगा। तो ये सीटेट में हमें कितने नंबर चाहिए ये बात क्लियर हो गई। सीटेट में मेल है तो आपको 90 नंबर चाहिए, फीमेल है तो आपको 82 नंबर चाहिए। ठीक है, आगे बढ़ें। चलो आगे बढ़ते हैं। देखो ये पहले भी बताया था, आपको 3 विषय में से किसी एक विषय का अध्यापक बनना पड़ेगा। ठीक है, 6 से 8 की यहाँ पर बात हो रही है, 6 से 8 यानी जूनियर लेवल की बात हो रही है, गणित विज्ञान के लिए और आपका सामाजिक विज्ञान के लिए और भाषा के लिए। भाषा में 4 भाषाएं हैं, आप हिंदी का, संस्कृत का, उर्दू का और अंग्रेजी का, 4 भाषाओं में से किसी एक भाषा के आप अध्यापक बनेंगे। अब आगे बात करते हैं इसमें हमें कौन कौन सी डिग्री चाहिए। तो ध्यान से देखिए, अभी 6 से 8 वाली बात हो रही है, ये पहले पैराग्राफ में साफ साफ लिखा है, यहाँ पर 2 वर्षीय डिप्लोमा यानी कि आपका जो जिसको हम लोग डीएलएड बोलते हैं या बीटीसी बोलते हैं, जो कुछ बोलते हैं वो अगर आपके पास है तो आप बढ़िया से अध्यापक बन सकते हैं जूनियर में। ठीक है, अगर आपके पास बीएड है तो क्या होना चाहिए, 50% के साथ आपका स्नातक होना चाहिए अथवा स्नातकोत्तर होना चाहिए। स्नातक अथवा स्नातकोत्तर, कभी कभी होता है कुछ अभ्यर्थी ऐसे होते हैं जिनका बीए में 50% नहीं रहता है तो वो पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री करते हैं, पोस्ट ग्रेजुएशन में उनका 50% से ज़्यादा नंबर रहता है। तो ऐसे सभी अभ्यर्थी जिनका 50% से कम है तो इस कैटेगरी के हिसाब से, और बीएड डिग्री है इस कैटेगरी के हिसाब से फॉर्म भर सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगर आपका 45% के साथ स्नातक है यानी कि आपने ग्रेजुएशन 45% से किया है और 1 वर्ष का बीएड वाली डिग्री है तो भी आप अध्यापक बन सकते हैं, कोई इसमें दिक्कत की बात नहीं है, जूनियर वाली बात है। अगर आप 50% के साथ इंटर हैं, कक्षा 12 पास हैं और 4 साल वाला जो बीएड होता है जिसको हम लोग बीएलएड कहते हैं वो आपके पास डिग्री है तो भी आप अध्यापक बन सकते हैं। और आगे बढ़ते हैं, बहुत सारे टर्म्स एंड कंडीशन है इसमें, इसके हिसाब से कोई ना कोई तो आपके पास होगा ही। इसमें अगर 50% के साथ आप जो है इंटर की डिग्री आपके पास है और 4 साल वाला बीए किया है या बीएड किया है या बीएड किया है या बीएससी ऐड किया है तो ये सारी कोई भी डिग्री है तब भी आप अध्यापक बन सकते हैं। और 50% साथ स्नातक को एक विशेष शिक्षा भी होती है, बीएड विशेष शिक्षा, तो वो डिग्री है तो आप जो विकलांग कैटेगरी होती है उसमें जाते हैं तो उससे भी आप अध्यापक बन सकते हैं। ठीक है, तो ये सारी डिग्रियाँ, इसमें से कोई ना कोई डिग्री तो आपके पास होगी ही, इससे ज़्यादा चर्चा करने की जरूरत नहीं है। यानी बीएड डिग्री है तो आप अध्यापक बन सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, चाहे 50% से ज़्यादा हो स्नातक में, चाहे 50 से कम हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। ठीक है, 50 से कम होगा तो आपका पोस्ट ग्रेजुएशन माना जाएगा। आगे बढ़े, ये हो गया है, इसमें कोई बताने की जरूरत नहीं है। हाँ, ये समझ लो सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन, बहुत सारे लोग सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन कह रहे थे ना, तो सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन समझ लो भैया। देखो भाषा का आपको अगर अध्यापक बनना है तो स्नातक में, ठीक है, कि विषय के रूप में संबंधित भाषा पठित हो, आनुवांशिक
हाँ ठीक है। तो भाषा का मतलब होता है चार भाषाएं हैं आपकी, तो चारों भाषाओं में कोई भी आपकी एक भाषा जो है बीए के लास्ट ईयर में आपकी होनी चाहिए, ठीक है, ये हो गई। और अगर आपको सामाजिक विज्ञान का अध्यापक बनना है तो आपके पास इतिहास, भूगोल, एक मिनट, हाँ, आपके पास कौन सी डिग्री होनी चाहिए? इतिहास की, भूगोल की, राजनीति शास्त्र की, दर्शन शास्त्र की, अर्थशास्त्र, वाणिज्य, देखो वाणिज्य वाले आ गए। बहुत लोग कह रहे थे ना कॉमर्स वाले अध्यापक नहीं बन पाएंगे, तो वाणिज्य वाले आ गए। मनोविज्ञान, समाजशास्त्र और गृह विज्ञान में से कोई दो विषय स्नातक स्तर पर पठित हो, तो इनमें से कोई दो विषय आपके पास होना चाहिए, कोई दो सब्जेक्ट। जिसके पास सिर्फ कॉमर्स की डिग्री है तो वो नहीं बन पाएगा, वो नहीं बन पाएगा। इनमें से कोई दो विषय होना चाहिए जो हमारा लास्ट ईयर में रहता है, ठीक है, बीए लास्ट ईयर में। और अगर आपके पास आपको गणित और विज्ञान का टीचर बनना है तो आपके लास्ट ईयर में या तो गणित हो, या भौतिकी हो, या रसायन विज्ञान हो, या जीव विज्ञान हो, कोई दो विषय आपके पास होने चाहिए। तो ये लास्ट ईयर की बात हो रही, बात समझ गए? तो ये सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन बहुत कठिन है, बहुत सारे लोग इस सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन को फॉलो नहीं कर पाएंगे। तो गणित विज्ञान का फिर से सुन लीजिए, आपके लास्ट ईयर में गणित, भौतिकी, रसायन, जीव विज्ञान, इन चारों में से कोई दो विषय होना चाहिए। और सामाजिक विज्ञान वाले ध्यान से सुन लें, इतिहास, भूगोल, राजनीति शास्त्र, दर्शन शास्त्र, अर्थशास्त्र, वाणिज्य, मनोविज्ञान, समाजशास्त्र, गृह विज्ञान, इनमें से कोई दो विषय आपके होने चाहिए, ठीक है। और भाषा वाले का क्लियर है, भाषा वाले का सिर्फ एक विषय चाहिए। एक विषय कौन सा? लास्ट ईयर में वही विषय चाहिए जिसके आप अध्यापक बन रहे हैं, ठीक है। तो भाषा वाला आपका यहाँ पर कॉलम खत्म हो गया। अब आगे बढ़ते हैं। तो इस प्रश्न का भी आपको आंसर मिल गया कि सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन क्या रहेगा, ठीक है। 9-10 से बात नहीं करेंगे क्योंकि 9-10 का सबको पता है कि लास्ट ईयर में वही सारी चीज़ें यहाँ पर टर्म्स एंड कंडीशन लिखा गया है। तो 9-10 वाला भी सेम वही है और 11-12 वाला भी सेम वही है। अब आयु की बात कर लेते हैं कि हमारी फॉर्म भरने की उम्र सीमा क्या है। देखो ये दोबारा से नोटिफिकेशन आ गया, तो ये दोबारा से कौन सा नोटिफिकेशन है? ये पिछड़ा वर्ग और अति पिछड़ा वर्ग कल्याण जो विभाग है उसका नोटिफिकेशन है। तो इसमें कितने पद हैं? 234 पद हैं, ठीक है। तो ये सेम हुई, उसमें कुछ कहने की जरूरत नहीं है। इसमें 35% आरक्षण दिया गया है। इसमें एक भाषा, इसमें देखो गणित और विज्ञान कितनी सीटें हैं? अनारक्षित में 20 सीटें हैं, ठीक है। और टोटल कहाँ पर लिखा गया है भैया? टोटल सीट में कुल पद कितना लिखा है गणित विज्ञान का? 52 है। तो इसका भी आप देख लीजिएगा, ये आपका ये टेलीग्राम चैनल पर पूरा पीडीएफ दिया गया है, वहाँ से आप जाके देख लीजिएगा। तो ये 234 पदों के लिए है, ठीक है। तो इस प्रकार से आपका एक ही नोटिफिकेशन में दो अलग अलग नोटिफिकेशन है, लेकिन पेपर एक का ही होगा, ठीक है। तो पेपर एक ही होगा, परेशान रहने की जरूरत नहीं है। आगे बढ़ते हैं, उम्र सीमा की बात करते हैं। तो सेम वही चीज़ें जो ऊपर हम लोग समझ के आए हैं वही चीज़ें यहाँ पर लिखी गई हैं। तो वही आपको बताया है कि एक ही नोटिफिकेशन में दो नोटिफिकेशन यहाँ पर दिए गए हैं। सीटेट की बातें हो गई हैं। हाँ, ये क्या लिखा है? चलो इसको आयु सीमा, चयन प्रक्रिया आपको पता है लिखित पेपर होगा। अच्छा चलो देख लेते हैं, चयन प्रक्रिया में लिखित पेपर होगा। अब हाँ, पेपर देख लेते हैं, सिलेबस क्या है। सिलेबस देखो भैया ध्यान से देखो, सिलेबस ध्यान से देखो। सिलेबस में अगर 6 से 8 के आप टीचर हैं, चाहे आप 9-10 के टीचर हैं और चाहे आप 11-12 के टीचर हैं, सबका सिलेबस लगभग एक है। मतलब आपको जो तीसरा वाला पार्ट है वो अलग पढ़ना है, बाकी सिलेबस एक है। तो सिलेबस जरा यहाँ पर एक बार जूम करें। हाँ देखो ध्यान से, सिलेबस में जो पहला वाला भाग है, सिलेबस में आपके 3 भाग हैं, भाग 1, भाग 2, भाग 3, 3 भाग हैं। तो जो 30 नंबर वाला भाग है ये आपका अनिवार्य है, इसका नंबर नहीं जोड़ेगा। ये 30 अंक वाला, यानी कि टोटल पेपर आपका 150 नंबरों का होगा। ध्यान समझिएगा, टोटल पेपर 150 नंबरों का होगा, जिसमें मेरिट 120 नंबर से बनेगी। तो 120 नंबर से मेरिट बनेगी, पेपर 150 नंबरों का होगा। तो जो बाकी का 30 नंबर बचा वो मेरिट में नहीं शामिल किया जाएगा, वो आपका अनिवार्य प्रश्न पत्र रहेगा, यानी 150 नंबर का आपका पेपर होगा, ठीक है। तो 150 नंबर का आपका पेपर होगा और 150 नंबर में आपका जो 30 नंबर रहेगा उसमें क्या रहेगा, 1 मिनट, जो 30 नंबर रहेगा उसमें क्या रहेगा, जैसे उत्तर प्रदेश, इसमें आपकी भाषा रहेगी। तो अगर आप भाषा हिंदी चुनते हैं, 1 मिनट, अगर आप भाषा हिंदी चुनते हैं तो 30 नंबरों में 22 प्रश्न आपके हिंदी के रहेंगे। और अंग्रेजी अगर आप चुनते हैं तो अंग्रेजी के कितने प्रश्न रहेंगे, अंग्रेजी के 8 प्रश्न रहेंगे। तो कुल मिला के 30 प्रश्न हो जाएंगे। 30 प्रश्न में से आपको 9 पास होने के लिए 9 नंबर लाना पड़ेगा। तो अगर आप पास होंगे तो आगे की कॉपी चेक होगी, अगर पास नहीं होंगे तो आगे की कॉपी चेक नहीं होगी, ठीक
ठीक है। और ये भाग 2 जो है ये सामान्य अध्ययन के लिए है और ये भाग 3 आपका मेन सब्जेक्ट है, ये सब्जेक्ट वाला भाग होगा। अब गणित विज्ञान जो अपना 6 से 8 वाले हैं, जूनियर वाले हैं, बात को ध्यान से समझ लें। 3 भागों में हर्तांक 30 अंक ये तो हो गया। जो भाग 2 है जो हमने सामान्य ज्ञान का कहा है उसमें क्या क्या आएगा, उसमें सिर्फ जीएस और जीके नहीं आएगा, इसमें आपका गणित भी पूछा जाएगा, रीजनिंग भी पूछा जाएगा, सामान्य जागरूकता, सामान्य विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, भूगोल, पर्यावरण, इतनी सारी चीज़ें पूछी जाएंगी। कितने नंबरों के लिए? 40 नंबरों के लिए पूछी जाएंगी और ये सबके लिए अनिवार्य है। सब इसका पेपर देंगे, यानी कि चाहे आप 6 से 8 हो, चाहे 9-10 हो और चाहे 11-12, सब में ये आएगा, ठीक है। और अब आते हैं भाग 3 पर। देखो भाग 3 में आपको तीनों में से कोई एक भाषा चुननी है, पहले बता दिया है। एक विषय चुनना है, चाहे आप गणित विज्ञान के हो, चाहे सामाजिक विज्ञान के हो, चाहे हिंदी, चाहे उर्दू, चाहे संस्कृत, चाहे अंग्रेजी, इनमें से कोई एक चुनना है। और अगर आप पिछड़ा अति पिछड़ा वर्ग में जाएंगे तो उसमें आपका उर्दू और अंग्रेजी ये विषय नहीं मिलेगा, सिर्फ विषय में सिर्फ 2 ही सब्जेक्ट मिलेंगे, ठीक है। तो कोई फर्क नहीं पड़ना है। अगर आप क्या चुनेंगे, जैसे कि मान लीजिए आप गणित और विज्ञान चुनते हैं, 6 से 8 में गणित विज्ञान का फॉर्म भरते हैं, तो भैया 80 नंबर का पेपर होगा। 80 नंबर में आपकी गणित भी आएगी और विज्ञान भी आएगी और ये हाई स्कूल लेवल की गणित आएगी, क्योंकि आपको 6 से 8 तक गणित पढ़ाना है, तो हाई स्कूल लेवल की आपको गणित विज्ञान आएगा। यदि आप इसमें सामाजिक विज्ञान चुनते हैं तो सामाजिक विज्ञान चुनते हैं 80 नंबर का सामाजिक विज्ञान का पेपर देना पड़ेगा, जिसमें आपका इतिहास, भूगोल, नागरिक शास्त्र, अर्थशास्त्र, दर्शन शास्त्र सब आएगा, ठीक है। और अगर आप भाषा चुनते हैं, भाषा में 4 भाषा हैं, चारों में से कोई भी भाषा चुन लेते हैं। जैसे मान लीजिए हमने कहा 2 विभाग हैं, दोनों विभाग में अलग अलग भाषा हैं, तो पहला वाला जो विभाग है उसमें 4 भाषा हैं और जो पिछड़ा अति पिछड़ा विभाग है उसमें सिर्फ 2 भाषाएं हैं। तो मान लेते हैं आप हिंदी का चुनाव करते हैं, तो 80 नंबर का पेपर होगा और उसमें सिर्फ हिंदी ही आएगी और कुछ नहीं आएगा, ठीक है। तो सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन आप समझ गए, कोई दिक्कत की बात नहीं है। इसी प्रकार से उर्दू, इसी प्रकार संस्कृत, इसी प्रकार से अंग्रेजी होगा। तो ये भाषा वाला कॉलम आप, मुझे लगता है परीक्षा पैटर्न आप समझ गए होंगे। यहाँ पर ये वाला जो है ये अनिवार्य है 30 नंबर का, इसमें आपका भाषा आएगी, जिसमें आपसे आपका क्या होगा, हिंदी। अच्छा, भाषा ध्यान से सुनिएगा, ये भाग 3 में जो भाषा आएगी हिंदी वो अलग है। भाग 3 में आपको जो भाषा आएगी वो अलग है। अलग का मतलब इससे आपको अध्यापक, हिंदी के अध्यापक बनेंगे, लेकिन इसमें जो भाषा आएगी वो आपका अनिवार्य है, ठीक है। तो ये सबको देना है, तो कंफ्यूज मत होइएगा कि भाग 1 में भी भाषा, भाग 3 में भी भाषा। तो भाग 3 में भाषा जो आएगी उससे आपको अध्यापक बनना है और यहाँ पर जो भाषा आएगी ये अनिवार्य ही, सिर्फ क्वालिफाइंग है, ठीक है। तो और ये भाग 2 सबके लिए अनिवार्य है। तो कहने का सीधा सीधा मतलब है, कहने का सीधा सीधा ये मतलब है कि यहाँ पर जाइए तो ये वाला सबको अनिवार्य है, भाग 1 और भाग 2। इसमें से भाग 1 क्वालिफाइंग है, इसको नंबर जुड़ेगा नहीं, लेकिन जो 40 नंबर वाला है ये सब के लिए एक ही आएगा और सबका जो पेपर अलग होगा, ये 80 नंबर का पेपर जो होगा वो अलग होगा। तो टोटल 150 में से 80 नंबर आपके अलग रहेंगे, जो सब्जेक्ट चुनेंगे उसका पेपर रहेगा और बाकी का सबका पेपर समान ही रहेगा। 70 नंबर का जो पेपर होगा वो समान ही रहेगा, जिसमें 30 नंबर क्वालिफाइंग रहेंगे और 40 नंबर आपका सामाजिक अध्ययन या सामान्य अध्ययन के रहेंगे। तो सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन वाला जो आपका प्रश्न था क्लियर हो गया, इसमें कोई डाउट नहीं ना। सेम ही प्रकार से आपका कक्ष वो है 9 से 10 वाला है, सेम टू सेम है, कोई इसमें फ़र्क नहीं है। जो सब्जेक्ट चुनेंगे उस सब्जेक्ट का पेपर 80 नंबर रहेगा, बाकी 30 नंबर और 40 नंबर में क्या आएगा वो हमने बता दिया है, ठीक है। कोई इसमें फ़र्क पड़ने वाला नहीं है। आगे बात करें, इसी प्रकार 9-10 का है। तो चलो आगे बढ़ते हैं। अब मेधा सूची पता ही है, मेधा सूची आपका 120 नंबर से मिलके बनेगी। हाँ, यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग नहीं है, नेगेटिव मार्किंग पेपर में नहीं है, इसको भी देख लो भैया। यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग नहीं है, तो 150 नंबर का जो पेपर होगा उसमें आपका माइनस मार्किंग, नेगेटिव मार्किंग है ही नहीं, तो टेंशन लेने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। और इसमें कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें मिल जाएँ तो, और इसमें कोई इंपॉर्टेंट चीज़ें नहीं हैं। मुझे लगता है सारी प्रश्नों का आपको यहाँ पर जवाब दे दिया गया है। और अगर जल्दबाजी में कोई प्रश्न छूट गए हों तो उनको आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, उसका हम आंसर देने की कोशिश करेंगे। और यहाँ पर उम्मीद है सारे प्रश्नों का आंसर मिल गया होगा। कभी कभी जल्दबाजी में कोई चीज़ें छूट जाती हैं तो उसका भी आप पूछ सकते हैं।
कोई दिक्कत की बात नहीं है। पैसा कितना लगेगा उसकी बात कर लेते हैं। जो सामान्य श्रेणी के अभ्यर्थी हैं 750 रुपया लगेगा। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के जो बच्चे हैं उनका 200 रुपया लगेगा, और आरक्षित और अनारक्षित महिला वर्ग में आपका 200 रुपया लगेगा। ठीक है, तो ये इसका है कुल मिला के आपका सबसे ज़्यादा पुरुषों का लगने वाला है, जो कि 750 रुपया आपका खर्चा आने वाला है। तो और तो कुछ बचा नहीं है। हाँ, फॉर्म भरना कब से स्टार्ट होगा बता ही दिया गया। इसको आप ध्यान समझ लो। फॉर्म भरना आपका 10 तारीख से स्टार्ट होगा और लास्ट डेट आपका 25 तारीख है। लेकिन इसमें कुछ ये जो आपका फॉर्म आया है इसमें कुछ अलग नियम बना दिए गए हैं। अलग नियम ये बनाए गए हैं कि आप लोग जानते हैं फॉर्म भरते समय जो लास्ट में होता है फीस पेमेंट करते हैं, तो उसमें होता क्या है कि भैया कभी कभी सर्वर डाउन हो जाता है, हमारा पेमेंट हो नहीं पाता है। तो इस पर बीपीएससी ने क्या किया है कि आप अगर चाहो तो अपना रजिस्ट्रेशन करके पहले ही पेमेंट कर दो। तो 5 तारीख से 14 तारीख तक आप अपना रजिस्ट्रेशन करके पेमेंट कर सकते हैं, और विलंब शुल्क के साथ 17 तारीख से आप अपना पेमेंट कर सकते हैं। तो चाहे तो 10 तारीख का इंतजार करो, सारी चीज़ें एक साथ करो, और चाहे तो क्या करो कि रजिस्ट्रेशन करके पेमेंट कर दो अभी, यानी आज से ही अपना पेमेंट चालू है, पेमेंट कर दो। तो पेमेंट पहले कर दो, फॉर्म बाद में भरो, ये वाला सिस्टम यहाँ पर दिया गया है। तो अच्छा सिस्टम है। आप लोग फॉर्म तो भरना ही है, जाके तुरंत अपना रजिस्ट्रेशन करो और पेमेंट कर दो, और फिर 10 तारीख को फॉर्म भर देना। ठीक है, तो यहाँ पर सारे प्रश्नों का आंसर दे दिया गया है। उम्मीद है आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा, और अगर कोई चीज़ छूटती है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, उसकी वीडियो एक अलग से हम लोग बना देंगे। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो लेक्चर में। इस बड़ी भर्ती के लिए आप सभी लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं, और आप सभी लोग जम के मेहनत करिए और इस भर्ती को क्वालिफाई करिए। हाँ, एक चीज़ और बता दें कि यहाँ पर हम चूँकि गणित के अध्यापक हैं, तो जो आपका मैथ आने वाली है 6 से 8 तक की जो गणित आने वाली है उसकी हम यहाँ पर ज़बरदस्त तैयारी कराएंगे। तो आप इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लो, साथ में बने रहो और हमारे साथ इसी प्रकार से पढ़ते रहिए। आप सभी लोगों को वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।